Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। हमें पता है भाई, अब तक ना 114 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 114 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब इन एलिमेंट्स की ढंग से स्टडी करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, भाई इतने सारे एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हो चुके हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना भी डिफ़िकल्ट होगा। इतने सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इन एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करके स्टडी करें कि हाँ ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी सेम सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो बेटर रहेगा, है ना। वो हमारा काम को सिंप्लीफाई कर देगा। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की बहुत लोगों ने ट्राई किया। सबसे पहला ट्राई किसका था? डोबर्नियर का। डोबर्नियर ने क्या कहा? डोबर्नियर ने ना एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास अरेंज कर दिया। डोबर्नियर ने क्या करा? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास अरेंज कर दिया। हुआ क्या इससे? इसकी खास बात क्या थी? जब इसने एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज करा, इसने देखा जो बीच वाला एलिमेंट है ना, बीच वाला एलिमेंट, उसका जो मास होगा वो बाकी के दो एलिमेंट्स के एवरेज मास के इक्वल होगा। मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एक ट्रायड है। ट्रायड मतलब एक ही कॉलम में 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो डोबर्नियर ने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पर एलिमेंट्स को अरेंज करा, इसने देखा कि भाई जो बीच का मास है ना, स्पेशल बात कि बीच का मास बाकी दो मासेस का एवरेज होगा। जैसे लिथियम का मास 7 होता है, पोटाशियम का मास 39 होता है। इनका एवरेज निकालेंगे 7 + 39 46, 46 अपॉन 2 23, तो बीच के मास के इक्वल आ जाएगा। डोबर्नियर ने कुल 3 ट्रायड्स बनाए, मतलब 114 एलिमेंट्स में से, मोर देन 114 एलिमेंट्स में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया। तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, बस हमने माना कि एक कोइंसिडेंस है, ठीक है भाई। सिर्फ 9 एलिमेंट्स में ये लग पा रहा है तो डेफिनेटली एक कोइंसिडेंस है। तो डोबर्नियर का ट्रायड इस तरीके से फेल हो गया। दूसरा आया भाई, दूसरा किसने ट्राई करा? न्यूलैंड ने ट्राई करा। न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। न्यूलैंड ने क्या करा? न्यूलैंड ने ना एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास तो लगाया, ठीक है। डोबर्नियर की तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ही इसने प्रॉपर्टी चूज करी, लेकिन इसने ऑक्टेव्स बना दिए। ऑक्टेव मतलब एक ही कॉलम में 8 एलिमेंट्स होंगे और हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह होगी। हर 8 एलिमेंट मतलब हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी ना रिपीट करेगी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसे। तो रिपीटेशन होगा, हर 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो इन्हें हमने न्यूलैंड ऑक्टेव कहा। जब तक न्यूलैंड ने ऑक्टेव बना रहा था ना, तो तब तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और इसने क्या मान के चला कि भाई 56 एलिमेंट्स ही हैं यूनिवर्स में, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं होना। ये एक प्रॉब्लमैटिक बात थी, क्योंकि आगे और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो इसके टेबल में एडजस्ट नहीं हो पाए। जैसे कि हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई। कौन कौन सी नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन, ये हमारी नोबल गैसेस हैं। और ये नोबल गैसेस ना बहुत बाद में डिस्कवर हुई। इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। हीलियम, ही नाक ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा। हीरोइन ने आमिर से भी लर्न कर सकते हैं कि भाई हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन है। हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा। हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं और ये बहुत बाद में डिस्कवर हुई हैं। फिर ये उसके पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो पाए। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में ये नहीं एडजस्ट हो पाई। दूसरी बात है, प्रॉपर तो पीरियोडिक टेबल जो इसने चूज करा था ना, वो सिर्फ कैल्शियम तक प्रॉपर रहा, ठीक है। 20th नंबर मतलब 40 मास कैल्शियम तक प्रॉपर रहा।
उसके बाद तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इसने एक ही स्लॉट में, मतलब एक ही स्लॉट में इसने दो एलिमेंट्स को साथ में रख दिया, दो एलिमेंट्स को साथ में रख दिया एक ही स्लॉट में। इसने कौन से को, इसको, ये हमारा आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, इन दोनों को तो साथ रख दिया, लेकिन निकल से बहुत दूर। निकल इसमें था तो ये आयरन और कोबाल्ट इसमें, तो बहुत दूर दूर कर दिया, जबकि ये तीनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज काफ़ी सेम सी होती हैं। ठीक है भाई, और बाकी इन्हें नॉन मेटल्स के ग्रुप में रख दिया, तो भाई कैल्शियम तक प्रॉपर अरेंज हो पाया। उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, मास के हिसाब से ढंग से अरेंज ही नहीं हो पा रहा था। हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो ही नहीं पा रही थी। तो भाई फिर क्या हुआ, अब नहीं हो पा रही तो इसने क्या करा, ज़बरदस्ती एडजस्ट करने के लिए एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स रख दिए। अब एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स रख दिए, लेकिन उनको किस में रख दिया, हमें पता है आयरन मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, इनको नॉन मेटल्स के बीच में रख दिया। और निकल जिसकी फेर आयरन और कोबाल्ट जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको बहुत दूर रख दिया। ठीक है भाई, और क्या हुआ, नोबल गैसेस को नहीं रख पाया और ये एक ही स्लॉट में, मतलब इसका भी हमने फिर डिस्कार्ड कर दिया। फिर आया मेंडलीव। भाई मेंडलीव सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, जबकि अब हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो हेनरी मोसले का है, बट कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल बनाने का मेजर कंट्रीब्यूशन मेंडलीव पर ही जाता है। ऐसी क्या बात थी इसकी पीरियोडिक टेबल में, डिस्कस करते हैं। इसने भी एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास अरेंज करा। इसने भी एलिमेंट्स को क्या करा, एलिमेंट्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगा दिया। इसने 63 एलिमेंट्स को पकड़ा, 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में इंक्रीज कर दिया, लगा दिया। लेकिन इसने सिर्फ मास प्रॉपर्टी नहीं चूज करी, इसने दो और चीज़ें देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसने मास, कलर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का ध्यान रखा कि जिनके ये सब चीज़ें सिमिलर हों। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या इन्हें ध्यान रखा कि वो कैसी टाइप की ऑक्साइड और कैसी टाइप की हाइड्राइड बना रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो इसने देखा। इसने क्या चूज़ करा भाई, इसने सिर्फ मास के हिसाब से एलिमेंट्स नहीं अरेंज करे, इसने क्या भी देखा, इसने देखा कि वो कैसे टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, वो कैसे टाइप का हाइड्राइड बना रहा है, और उस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा। जो एक ही टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, जैसे Na2O, K2O, इन सबको साथ रखा एक ही ग्रुप में। जो सेम टाइप की हाइड्राइड बना रहा है, NaH, KH, LiH, ये सब सेम टाइप की हाइड्राइड बना रहे हैं 1,1, है ना, तो इन सबको साथ रखा। जो ऐसे टाइप के हाइड्राइड बना रहे थे MgH2, CaH2, उनको साथ रखा। ठीक है भाई, तो इसने ये भी बात ध्यान रखी कि वो कैसी टाइप की ऑक्साइड और कैसी टाइप की हाइड्राइड बना रहा है, मतलब एक तरीके से इसने वैलेंसी का भी ध्यान रखा। तो इसका पीरियोडिक टेबल इसीलिए इतना अच्छा माना जाता है। साथ साथ क्या हुआ, इसके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ प्रॉब्लम्स तो आई। एक तो आई भाई, कौन सी प्रॉब्लम थी, एक था हमारा हाइड्रोजन, बड़ी प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन की क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता है जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बन जाता है, मेटल जैसा शो होने लगता है। सोडियम के लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो हमें हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। ठीक है, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता, है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये दे दे तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये ले ले तो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई एक शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ड्यूप्लेट बन जाता है, ड्यूप्लेट भी स्टेबल होता है। अगर एक ही शेल है तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हों। तो हाइड्रोजन की क्या खास बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप में रखें, जो लेता है वो नॉन मेटल, जो देता है वो मेटल।
तो भाई इसे मेटल वाले ग्रुप में रखें या नॉन मेटल वाले ग्रुप में रखें? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसे किस ग्रुप में रखा जाए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप में या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग वाले ग्रुप में? ये दिक्कत आ रही थी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं समझ में आ रही थी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा या एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसे उस ग्रुप में रखा जाए जिसमें ये मेटल जैसा बिहेव कर रहा है या उसमें जिसमें नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। एक आई हाइड्रोजन की प्रॉब्लम। दूसरा, मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज करा था। मेंडलीव ने भी क्या करा? एलिमेंट्स को मास के हिसाब से ही अरेंज करा है। तो भाई अगर मेंडलीव ने मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा है तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे क्लोरीन ले लो, सेम एलिमेंट है क्लोरीन, लेकिन एक हल्का क्लोरीन है, एक भारी क्लोरीन है। एक का मास 35 है, एक का मास 37 है। अब भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 35 वाले स्लॉट में भी क्लोरीन को रखा जाए, मास के हिसाब से अरेंज करा है ना इसने तो। और भाई 37 के स्लॉट में भी किसको रखा जाए? क्लोरीन को रखा जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दो दो जगह थोड़ी क्लोरीन को रखा जाएगा कि भाई 35 में भी रख दो, 37 में भी रख दो। तो आइसोटोप्स होते हैं ये एलिमेंट, जिनका क्या होता है? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो होते तो सेम एलिमेंट्स हैं, होते तो बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या होता है, इन एलिमेंट्स का मास डिफरेंट होता है। ठीक है भाई, तो अब इन्हें अलग अलग जगह, तो दो प्रॉब्लम्स आई, एक तो हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम और एक आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम। ठीक है भाई, फिर लेकिन इसका मेन सक्सेस क्या था? मेंडलीव का मेन सक्सेस ये था कि भाई ये जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो इसने मास के हिसाब से अरेंज कर रहा था। इसने क्या देखा भाई कि बीच में ना, जैसे कि यहाँ पे हमारा मास है 167, यहाँ मास है हमारा 171, है ना, और एक हमारा रह गया जिसके ऊपर वैलेंसी क्या होनी चाहिए थी, इनने वैलेंसी भी तो ध्यान रखी, M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनना चाहिए। ठीक है, इनने ऐसे करके देखा भाई यहाँ पे तो एक एलिमेंट मिसिंग है जिसका मास इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वैलेंसी ये होनी चाहिए। ऐसे इसने 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले ही बता दी, जिन एलिमेंट्स को डिस्कवर भी नहीं किया गया था उन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसने पहले ही बता दी, और साइंटिस्ट को प्रोवोक करा कि भाई ये 3 एलिमेंट्स अभी मिसिंग है, इनका मास ये इनके बीच का है, कुछ ये मास है इनका, कुछ ऐसे टाइप के ऑक्साइड और ऐसी टाइप की हाइड्राइड बनाते हैं ये, इन एलिमेंट्स को डिस्कवर करो, है ना। तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। 3 एलिमेंट्स स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम जो हैं वो बाद में डिस्कवर हुए। किसके बाद डिस्कवर हुए? इसके पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद इसने साइंटिस्ट को प्रोवोक करा कि ये 3 एलिमेंट्स अभी मिसिंग हैं, इनको भी डिस्कवर करना है। तो ये 3 एलिमेंट्स ना बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है भाई, तो ये एक इसका मेन एडवांटेज था इसके पीरियोडिक टेबल का। दूसरी बात, इसने कुछ एलिमेंट्स के क्या करा, कुछ एलिमेंट्स का मास भी करेक्ट करवाया था इसने। ठीक है, इसने क्या देखा, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर रहा था ना, तो कुछ हल्के वाले ऑब्जेक्ट जो थे वो भारी वाले ऑब्जेक्ट से पहले तो आने चाहिए थे, लेकिन कुछ भारी वाले हल्के से पहले भी आ रहे थे। तो वो वाली चीज़ जब आगे डिस्कस हुई तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके मास करेक्ट हुए। ठीक है, तो इसके 2 मेन एडवांटेज थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। एक, इनने 3 एलिमेंट्स को डिस्कवर करवाया, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जिनकी प्रॉपर्टीज़ इसने पहले ही बता दी थी, और साथ ही साथ इसने कुछ एलिमेंट्स के मास को करेक्ट भी करवाया। फिर हमारा फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं, हेनरी मोसले ने दिया था ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने दिया था। इसकी खास बात क्या थी? अब तक सब मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, इसने क्या करा, इसने नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा। इसने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। भाई मास देख लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, उसका मास 4 होता है। रेगुलरली थोड़ी बढ़ रहा है मास, कभी 3 बढ़ रहा है, कभी 4 बढ़ रहा है, लेकिन नंबर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, ऐसे करके 1 2 3 4 बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ता है हमारा नंबर, लेकिन मास जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ता, कभी ज़्यादा बढ़ गया, कभी कम बढ़ गया। ठीक है,
तो हेनरी मोसले ने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो ज़्यादा फंडामेंटल है, हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज करना चाहिए। इसने अपना एक लॉ भी दिया जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडलीव ने एक लॉ दिया था। मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना वो पीरियोडिक मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। क्यों रिपीट करती हैं? एटॉमिक मासेस की वजह से। मेंडलीव ने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जबकि मोसले ने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट किसकी वजह से करती हैं? एटॉमिक नंबर्स की वजह से। एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, तो हेनरी मोसले ने नंबर्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा। और भाई जो दो प्रॉब्लम थी, एक तो आइसोटोप की कोई प्रॉब्लम अब नहीं आई जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आ रही थी ना कि क्लोरीन को क्या भाई हम 35 में भी रखें 37 में भी रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर है 17 पर बस क्लोरीन रख देंगे। इसने नंबर के हिसाब से अरेंज करा है। इसने किसके हिसाब से अरेंज करा है? एलिमेंट्स को नंबर के हिसाब से। तो आइसोटोप वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, उसे 1 पे रखो। ठीक है, तो आइसोटोप वाली दिक्कत नहीं आई क्योंकि इसने नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा। और दूसरी प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन की प्रॉब्लम। भाई हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता था। प्रॉब्लम थी इसे कौन से ग्रुप में रखा जाए। तो भाई इसने क्या करा, इसने हाइड्रोजन को अलग ही रख दिया। ठीक है, अलग से हाइड्रोजन को रख दिया गया है। ज़्यादातर हम फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं उसे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, हाइड्रोजन को अलग करके ही रखा जाता है। ठीक है, ऐसे ये जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो यूज़ करते हैं इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स जो हैं वो हमारे कैसे हैं? ग्रुप्स हमारे वर्टिकल हैं, ऐसे करके हमारे ग्रुप्स हैं। कैसे, कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। और 7 हमारे पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं हमारे, है ना। 18 ग्रुप्स और हमारे क्या रहे? 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना के देख लेते हैं। हाइड्रोजन, देखो भाई ये हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। भाई अब तो हम कंप्लीट कर लेंगे। ली ना का रैब से फ्रेंडशिप, ली ना का रैब से फ्रेंडशिप, ली ना का रैब से फ्रेंडशिप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। बिना मैगी के सारी बारात, बिना मैगी के सारी बारात, बिना मैगी के सारी बारात मतलब ये सेकेंड वाला है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बैगेट, BAGIT, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बैगेट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। काशी गए संत पंडित, काशी गए संत पंडित। ठीक है भाई, ये क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लैटिनम। न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। ओमू सोमू सब पे
टेलीफोन, सब पे टेलीफोन, ओमू सोमू सब पे टेलीफोन। ऑक्सीजन सल्फर टेलरियम पोलोनियम, इसका पता नहीं। ये क्या है हमारा, फूलों की बहार आई आंटी, फूलों की बहार आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। हीरोइन ने आमिर को एक्सल से रगड़ा, हीरोइन ने आमिर को एक्सल से रगड़ा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है भाई, ये फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप, यहाँ याद रखना इसके बीच में जो हमने स्पेस छोड़ी है, यहाँ होते हैं 3 से लेकर 12 तक। ये होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हमारे 3 से लेकर 12, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नीचे हमारे 2 और होते हैं कॉलम्स, एक होता है लैंथेनाइड, अलग से बनाए जाते हैं ये पूरे में, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, रफ स्ट्रक्चर है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है भाई, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। 3 से लेकर 12 तक हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो नीचे 2 होते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। याद रखना इसको, हम ये जो फर्स्ट में हमें दिख रहा है इसे हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ये क्या होते हैं हमारे, एल्कली मेटल्स होते हैं। सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन। फिर बस आसान है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इसको कहते हैं हैलोजन, इसे कहते हैं नोबल गैसेस। याद रखते हैं जो ऑक्सीजन फैमिली इसे कैल्कोजन भी कह देते हैं, क्योंकि मेन और जैसे एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब मेन और तो ये होती है, और के साथ मेन मेटल के साथ यही होते हैं। जैसे लेड का गैलेना होता है, गैलेना PbS, तो लेड के साथ क्या है, सल्फर है, इसलिए इन्हें कैल्कोजन कह देते हैं। और फॉर्मिंग, और के दूसरा सब्सटेंस यही होता है, एक तो मेटल होता है, दूसरा सब्सटेंस ये होते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं निकोजन्स। ये जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली है, इन्हें निकोजन्स भी कह लेते हैं, निकोजन, PNICOGEN। ठीक है, ये फैमिलीज़ हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है ना, इसे हम कहते हैं ये S ब्लॉक है। ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हमें दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा दोनों S ब्लॉक है। याद रखना S ब्लॉक। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमने कहा ये क्या होते हैं, ये D ब्लॉक होते हैं। ये सारा का सारा जो हमें दिख रहा है ये पूरा P ब्लॉक है। P ब्लॉक हम देख सकते हैं सबसे बड़ा है। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड ये जो होते हैं इसे हम F ब्लॉक कहते हैं। याद रखना लैंथेनाइड, एक्टिनाइड एग्जैक्टली होते कहाँ, ये जो हमें थर्ड ग्रुप दिख रहा है, थर्ड ग्रुप जो दिखेगा ना, इसके 6th और 7th पीरियड में होते हैं लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। इन्हें अलग करके रखा जाता है ताकि पीरियोडिक टेबल की शेप मेंटेन रहे। और ना ये जो लैंथेनाइड, एक्टिनाइड है ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, एक्टिनाइड तो सारे ही रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है भाई, तो इन्हें हम रेडियो एक्टिव मेटल्स कहते हैं। अच्छा, अब हम नंबरिंग करना सीख लेते हैं, जिनका नंबर जो है ना वो 100 से बड़ा हो, उनका नॉमेनक्लेचर। IUPAC की एक रिकमेंडेशन है कि जिसका भी नंबर 100 से बड़ा हो ना, उसका नाम इस तरीके से दिया जाए। पहले तो रूट वर्ड याद कर लेते हैं। याद रखना है, 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाय कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। ये हमें पहले रूट वर्ड्स याद रखने हैं कि भाई 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाय कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन।
अब जैसे हमें नेमिंग करनी है 100, उसका नंबर क्या है 100 है, तो कैसे करेंगे, 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं निल, 0 को बोलते हैं निल और लगा दो लास्ट में IUM, तो इसका नाम क्या होगा, अनडिल निल ईएम। और इसका सिंबल क्या होगा, 1 को अन बोलते हैं, उसका फर्स्ट ले लिया U, 0 को निल बोलते हैं, N ले लिया, 0 को निल बोलते हैं, N ले लिया, तो इसका सिंबल होगा UNN। जैसे 101 है, 101 के कैसे करेंगे, 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं निल, 1 को बोलते हैं अन और IUM लास्ट में लगा दो। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, UNU, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी UNU। 102 को क्या बोलेंगे, अन निल बाय EM, शॉर्ट फॉर्म होगी UNB। 111 को क्या बोलेंगे, अन 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 EM, UUU। 119 को क्या बोलेंगे, अन अन एन EM, अन 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 एन EM। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 120 को 1 अन बाय निल EM, शॉर्ट फॉर्म होगी UBN। ठीक है भाई, तो हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी की नेमिंग में ट्रिपल N आ जाए, कॉन्सोनेंट जो है हमारे कॉन्सोनेंट 3 बार रिपीट हो जाए, N N N U U U ऐसे करके 3 बार रिपीट हो रहा है उसके नेमिंग करने में, नॉमेनक्लेचर में, तो एक काट दो, एक अपने आप हटा दो। और अगर वोवल 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही वोवल जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है, I 2 बार आ रहा है ना, या U 2 बार आ रहा है, तो उसे एक बार काट दो। ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है। अगर कभी N 3 बार दिख जाए या कोई भी कॉन्सोनेंट 3 बार रिपीट होता हुआ दिख जाए तो एक बार हटा दो उसे, या कोई भी वोवल 2 बार दिख जाए तो एक बार हटा दो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं। एक होता है हमारा शेल, शेल को हम N से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा मेन एनर्जी लेवल, शेल मेन एनर्जी लेवल होता है। ठीक है भाई, शेल की ऑर्बिट होती है, हर शेल की अपनी ऑर्बिट होती है, जो हम KLMN पहले शेल पढ़ा करते थे ना, अब वो भूल जाना है। अब हमें क्या याद रखना है, शेल को हम N से डिनोट करेंगे, हर शेल की अपनी ऑर्बिटल होगी, ऑर्बिटल SPDF। भाई SPDF जो है ये 4 ऑर्बिटल हैं, जो ये शेल्स की ना सब शेल्स मान लो या ऑर्बिटल्स मान लो, ये जो है इनका L, S का क्या होता है 0, P का 1, D का 2 और F का 3, याद रखना 0 1 2 3, तो L S का क्या होता है 0, P का 1, D का 2 और F का 3। और एक छोटा सा रूल और कि हमारा जो L है वो हमेशा N से छोटा होगा, हमारा जो L होगा वो हमेशा N से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं, हमेशा छोटा ही होगा। जैसे बात करते हैं फर्स्ट शेल से शुरू होते हैं। फर्स्ट शेल में अगर N 1 है तो L तो 1 से छोटा ही होगा, मतलब L की एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0, N 1 तो L 0 मतलब 1s। N 2 है तो L 0 या 1 हो सकता है, छोटा होगा ना 2 से, तो या तो 0 या 1, 0 का मतलब S, तो 2s और 2p पॉसिबल है। N 3 तो 0 1 2, 3s 3p 3d पॉसिबल है। N 4 तो 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f पॉसिबल है, ये हमें याद रखना है। 3f पॉसिबल नहीं होगा, 3f क्यों नहीं पॉसिबल भाई, 3f इसका n क्या है 3 है, l क्या है वो भी 3 है, n l कभी इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा l छोटा होगा n से। ठीक है, और हम ना एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाएंगे, पहले कम एनर्जी फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी फिर उससे बड़ी एनर्जी, ऐसे लगाएंगे। तो भाई एलिमेंट्स को ऐसे अगर हमें लगाना है तो हमें एक n+l एनर्जी, हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है, तो एनर्जी निकालने का एक छोटा सा रूल है n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है, जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। देख लेते हैं भाई, ये 1s था, इसका n 1 है l 0 है, तो 1 + 0 1, इसका n+l कितना है 1 है। 2s का कितना होगा 2 + 0 2, 2p का कितना होगा 2 + 1 3, 3s का कितना होगा 3 + 0 3, 3p का 3 + 1 4, 3d का 3 + 2 5, 4s का 4 + 0 4, 4p का कितना होगा 5, 4d का 6, 4f का 7, ऐसे है ना।
जिसका n+l ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा, लेकिन हमें तो किसी किसी का n+l सेम भी दिख रहा है। अब क्या करें, जिसका n+l सेम होगा उसमें जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। वैसे तो जिसका n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन भाई अगर जैसे इसका 2p का 3s का n+l सेम है, तो जिसका n ज़्यादा है, किसका n ज़्यादा है, 3s का n ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो हमें पता है सबसे मिनिमम एनर्जी थी 1s की, सबसे पहले हमने 1s रख दिया। फिर हम क्या रखेंगे, 2s। अब इसको याद करने का एक तरीका भी है, 1s 2s, ये जो हमारी ऑर्बिटल वाला तरीका है ना, देखो भाई कैसे अरेंज करना है। जैसे ये है हमारा, सबसे पहले हमारा क्या शुरू होगा, 1s, सबसे मिनिमम एनर्जी थी, 1 वाला ख़त्म हो गया। फिर होगा हमारा क्या शुरू, फिर होगा हमारा 2s, और 2p भी होता है 2 का, तो 2s 2p। 2p के बाद क्या शुरू होगा भाई, 2p के बाद शुरू होगा थर्ड वाला, थर्ड में 3s 3p, फिर आना चाहिए 3d। याद रखना, हर किसी के d से पहले उससे एक सादा वाला क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, मतलब 4s आ जाएगा। हर एक d से पहले उससे एक ज़्यादा वाला s आता है और उससे एक कम वाला f आता है। अब 3 से एक कम क्या होता है, 2f तो हमारा पॉसिबल है नहीं, तो 2f नहीं आएगा। ठीक है, हर एक d से पहले क्या आता है, उससे एक ज़्यादा वाला s और एक कम वाला f। देखो भाई अब 4s शुरू हो गया, 4s के बाद क्या आना चाहिए, 4s के बाद तो 4p आना चाहिए, 4p के बाद 4d आना चाहिए, लेकिन हर एक d से पहले क्या आता है, उससे एक ज़्यादा वाला s और एक कम वाला f। 3f नहीं पॉसिबल, तो 3f अभी नहीं लिखा जाएगा। फिर 5 वाला शुरू हो चुका है, 5s के बाद 5p और 5d आना चाहिए, है ना, 5d आना चाहिए, लेकिन 5d क्या है, 5d से पहले एक ज़्यादा वाला s मतलब 6s और एक कम वाला f पॉसिबल है अगर। अब देखो 4f तो पॉसिबल है, तो हमारा 4f आ जाएगा। अब तक क्यों नहीं लगाया, अब तक पॉसिबल ही नहीं थे, 2f 3f नहीं पॉसिबल थे। ठीक है, अब 5d हो गया, 5d के बाद क्या आना चाहिए, 6s हो चुका है, 6s के बाद 6p और फिर आएगा 6d, लेकिन 6d से पहले क्या आएगा, एक ज़्यादा वाला s और एक कम वाला f। एक कम वाला f मतलब 5f। फिर क्या आएगा, 7s के बाद 7p आएगा, 7p के बाद क्या आना चाहिए, 7d, लेकिन 7d से पहले क्या आएगा, 7d से पहले आएगा एक ज़्यादा वाला s और एक कम वाला f। 7 से एक ज़्यादा 8, 7 से एक कम वाला 6। अब हमारा 8s शुरू हो चुका है, 8s के बाद क्या आएगा, 8s के बाद 8p आएगा, फिर आएगा 8d। 8d से पहले क्या आएगा, 8d से पहले आएगा भाई एक ज़्यादा वाला s और एक कम वाला f। ऐसे हमारी ये जो है ना चलती रहेगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जिसके हिसाब से हमें भरना है। और हमें याद रखना है कि भाई s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, s की एक ही ऑर्बिटल होती है, एक सीधा भरेंगे एक उल्टा भरेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिट होती हैं, हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 ऑर्बिट होती है, हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। भाई हर एक ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। f में 7 होते हैं, हर में 2 आएंगे, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। टोटल कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं भाई, एक बार ना हम इन नोबल गैसेस करी थी ना हमने, क्या करी थी हमने, हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनकी एक बार ना कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई इसका नंबर होता है 2, पहले तो नंबर देख लो, 2 में 8 ऐड करा हो गया 10, 10 में 8 ऐड करा हो गया 18। अब 18 में 18 ऐड करेंगे, 2 बार 8 ऐड होगा, 2 बार 18 ऐड होगा, फिर 2 बार 32। मतलब अगर इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट होता ना UUO जिसे हम कह सकते हैं, उसका क्या होता है, उसमें 32 और ऐड, मतलब पहले 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32 फिर 32, ऐसे हम ऐड करते हैं। तो इसका नंबर 2,
फिर 10, फिर 18, 36, 54, 86 और फिर 118। ये क्या होंगे? ये इनके नंबर्स होंगे। अब भाई 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन नंबर है 10th, तो भाई 1s 2s 2p है ना, भर के देख लिया। 1s2 2s2 2p6। आर्गन है 18th नंबर पर, जरा भर के देखते हैं इसे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 3d से पहले आएगा 4s। s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, s में 2 p में 6। 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 पे एंड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टन का 4p6 पे एंड हो जाएगा, जेनॉन का 5p6 पे, रेडॉन का 6p6 पे, और ये जो UUO है ना, ये 7p6 पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमें क्या याद रखना है? ये तो एक एक्सेप्शन है, जिसके लास्ट में S आ रहा है तब भी ये P ब्लॉक को बिलोंग करता है, नोबल गैस है। हीलियम एक एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में, याद रखना। बाकी जो है ये नियॉन है, इसके लास्ट में P है और ये P ब्लॉक को बिलोंग भी करता है, ठीक है। इसमें भी लास्ट में P है, इसमें भी लास्ट में P है। इसके लास्ट में 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6। ये याद भी रखना है हमें कि रेडॉन के लास्ट में 6p6 आता है ना। तो ये किसके काम आएंगे ये देखते हैं हम कैसे काम आएंगे। जैसे हमारा एक एलिमेंट है जिसका नंबर हमें दे रखा है 114, भाई अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं हमसे, और फिर ग्रुप पीरियड भी पूछ रहे हैं। ग्रुप पीरियड अभी ब्लॉक निकालना सीखते हैं। 114 है, अब 114 तक 1s 2s 2p कितना मुश्किल हो जाएगा। हमें पता है भाई, हमने जल्दी से ये लिखा, हमने पता है कि रेडॉन का नंबर क्या होता है, रेडॉन का 86 होता है, 86 होता है। उसके बाद क्या है, ये कहाँ पर एंड होता है, ये 6p पर एंड हो जाता है। रेडॉन 6p पर ख़त्म होता है, हमें पता है 6p के बाद 6d आना चाहिए, लेकिन 6d से पहले क्या आएगा, 7s आएगा, एक ज़्यादा वाला s आएगा, एक कम वाला f आएगा, 5f आएगा। फिर 7s के बाद 7p, 7p के बाद अच्छा सोच के बताओ 7p के बाद क्या आना चाहिए, 7d, लेकिन 7d से पहले क्या आएगा, 8s आएगा, और क्या आएगा, 6f आएगा, ठीक है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 86 हैं, हमें 114 भरने हैं, तो हमने 2 और भरे, 86, 87, 88, इसमें 14 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं। इन सब का टोटल करेंगे, 112 भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लास्ट में आ गया 7p2। अब हम सीखते हैं पीरियड ब्लॉक वगैरह कैसे बता सकते हैं। देखो भी पीरियड कैसे बता सकते हैं, जो हमें सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है ना 7, वो इसका पीरियड होगा। जो लास्ट में इनकम्प्लीट होगा, क्या इनकम्प्लीट है इसमें, ये सब तो हमने ऐसे ही लिख दिए थे, 7p2, p लास्ट है ना, तो ब्लॉक होगा p ब्लॉक। याद रखना भाई, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो तो क्या होता है, वो पीरियड होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो ये 7th पीरियड है। ग्रुप कैसे पता लगाते हैं, ब्लॉक तो आसानी से पता चल जाएगा, लास्ट में p इनकम्प्लीट है p ब्लॉक, लास्ट में d इनकम्प्लीट है d ब्लॉक, s इनकम्प्लीट है s ब्लॉक। अगर s ब्लॉक है, 1 है लास्ट में s1, तो फर्स्ट ग्रुप, s2 है तो सेकेंड ग्रुप, मतलब इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। p में हमेशा 12 ऐड कर देंगे, अगर लास्ट में p1 है तो 12 ऐड करें 13th ग्रुप, लास्ट में 2 है तो 12 ऐड करें 14th ग्रुप। अगर d है तो बस लास्ट में 2 ऐड करना है, ये याद रखना है। s में कुछ ऐड नहीं करना, वही ग्रुप होगा जो लास्ट में, जितने s1 है तो फर्स्ट ग्रुप, s2 है तो सेकेंड ग्रुप। p में 12 ऐड करेंगे और d में 2 ऐड करेंगे। जैसे अगर लास्ट में हमारा स्कैंडियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है ना, इसके लास्ट में आ रहा था 3d1, सबसे बड़ा नंबर है 4, तो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, पीरियड हो गया 4। कौन इनकम्प्लीट है, डी, तो हमारा ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया हमारा डी। अब ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, ग्रुप डी ब्लॉक में क्या ऐड करते हैं, बस ये याद रखना पड़ेगा, 2 ऐड करते हैं तो इसका थर्ड ग्रुप हो जाएगा। क्या है ये, थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। तो डी में 2 ऐड कर देते हैं, पी में 12 ऐड कर देते हैं, एस में कुछ भी ऐड नहीं करते। इस तरीके से हम बता सकते हैं भाई कि जो एलिमेंट है ना वो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। जैसे अगर अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है ज़रा 119 की, बहुत आसान है। 119 हमें पता है, 118 पर तो UUO आ जाता है, UUO, और इस ये कहाँ पे लास्ट करता है, UUO, हमें पता है UUO जो है ना वो कहाँ पर एंड करता है भाई। देखो भाई
हम छोटा सा इसे लिख के देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से लिख देंगे। हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा, UUO। ये एंड करता है 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6, लास्ट में आएगा 7p6। हमें पता है UUO से 7p6 ख़त्म हो चुका है। 7p के बाद क्या आना चाहिए? 7d आना चाहिए। 7d से पहले क्या आएगा? एक ज़्यादा वाला s और एक कम वाला f। 119 भरने हैं, UUO में तो 118 होते हैं, एक और भरना था। कौन सा? लास्ट में 8s है, तो इसका पीरियड हो गया 8। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 8, तो पीरियड हो गया 8। ब्लॉक कौन सा हो गया? ब्लॉक हो गया S ब्लॉक। S ब्लॉक है। S ब्लॉक में कुछ भी ऐड नहीं करते तो ग्रुप हो गया 1। इसका ग्रुप क्या हो गया? इसका ग्रुप हो गया 1। ऐसे हम ग्रुप पीरियड बता सकते हैं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.